नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। जंतर मंतर में आंदोलन, उसके बाद मांग और उसके बाद आश्वासन का और मांग पूरी होने का, एक बिल पास होने का एक पूरा चक्र अब पूरा हो चुका है। 28 जून से करीब 20 दिन तक पूरी तरीके से नजरअंदाज रहने के बाद सीजेपी का आंदोलन आखिरकार 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को परवान पर चढ़ा और उसके बाद जो देश ने देखा वो सब लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि सरकार को उनकी बातें आखिरकार माननी पड़ी। एक के बाद जो मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी, वो सारी मांगे सरकार को एक के बाद एक माननी पड़ी। सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रील बनाकर इस चीज का ऐलान किया था, जहां 3 महीने में अदालत से फैसला आना अनिवार्य कर दिया गया। फिर अंतर्राज्यीय संगठित पेपर लीक की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया। लीक प्रूफ परीक्षा के सुझाव के लिए नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यों वाली एक हाई पावर कमेटी भी बना दी गई। एनटीए के 47 ठेके वाले कर्मचारियों को हटा दिया गया। उच्च शिक्षा सचिव तक को बदल दिया गया। नए 2 शिक्षा सचिव जारी कर दिए गए और आखिरकार शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। नए शिक्षा मंत्री को पदभार सौंपना पड़ा। लेकिन इन सभी सख्त प्रावधानों वाला एंटी पेपर लीक कानून बनने के बाद भी देश के नौजवानों की मांग अभी तक खत्म नहीं हो रही है। उनकी ये मांग है कि पेपर लीक कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। पीएम मोदी ने कल रात एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि किसी भी पेपर माफिया या प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह को, जो देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कानून का वादा पूरा कर दिया गया है और पीएम ने देश के होनहार युवाओं की मेहनत की सुरक्षा का वादा भी किया है। लेकिन न तो विपक्ष और न तो सीजेपी को भरोसा है कि इस पेपर लीक कानून का कोई फायदा होगा, ये कोई कारगर साबित होगा, ये कोई कारगर उपाय के तौर पर देखा जाएगा। तो आखिर इस कानून के बावजूद इतना अविश्वास क्यों है? पेपर लीक रोकने के लिए सीजेपी सरकार से और क्या उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है? क्या सीजेपी के चार्टर पर मोदी सरकार अभी और एक्शन लेगी? क्योंकि तमाम मुद्दे अभी भी बाकी है। तमाम संभावनाओं पर, सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी होंगे। लेकिन सबसे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ जो मैंने बातचीत की और कुछ सवाल मैंने उनके सामने रखे, उन सवालों पर क्या उन्होंने कहा वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद उन्हीं जवाबों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि अभिजीत दीपके ने मेरे सवालों के क्या पहला सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है। ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे? आपको लगता है कि ये बिल काफी है? सर, मैंने जितना समझा इस बिल को, उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो। और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है। क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला, वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो, 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी। और लोग हमें तब भी बोले थे आप क्यों प्रोटेस्ट करो, आप तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉस कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी और उस बीच में फिर से और कितनी जानी जाएगी। मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार। आपके दिमाग में कोई नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार, दूसरों को बना देते। बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है। तो लोग ही जब इनके पास ऐसे, तो ये भी क्या ही करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा, और सरकार भी इसी बात को सर, आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया,
अगर आपसे कोई आप इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर? मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी। इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हैं हर एग्जाम्स में रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलएस खरीदने हैं, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है। सारे नॉर्म, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारी रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है। तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश कर रही है, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते आप सरकार? नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेनजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो, उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। कि हम तो वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना वो कानूनन पॉसिबल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके पहले। एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जो पुल उनके पास है उसमें से एग्जैक्टली, मैं कल वही बोल रहा ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, जो चुने हुए लोग हैं उनमें से। मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे। कौन आपकी चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए? मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते, हमारी सरकार। आपके दिमाग में कोई? नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। एक दूसरा मुद्दा इसमें पार्लियामेंट के भीतर बहुत चर्चा में आ रहा है, वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, और राहुल गांधी की मांग को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अमित शाह गृह मंत्री की इस्तीफे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की मांग है उसको आपकी तरफ से सपोर्ट किया गया है। क्या इस पर एक बार दोबारा आंदोलन होगा? क्योंकि अभी वन ऑफ द 3 डिमांड्स जो आपकी तरफ से रखी गई थी उसमें यह था कि जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए। बिहार में लिए गए, महाराष्ट्र में घोषणा कर दी गई और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में ये कहा गया है कि हम जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार। लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे, और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते, तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा। कोई टाइमलाइन है आपके पास? हम बता देंगे उस पर। अभी हम उम्मीद करते हैं ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो उम्मीद क्या है? सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए इस पर? ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे। दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज द आफ्टर, डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया? मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पैलेट गन्स यूज कर लिए गए। सरकार की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ। तो ये बाहर क्यों थे? हिस्ट्री शीटर जो बेल पर बाहर होंगे, तो किसकी गलती है? केसेस चल रहे हैं, किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है।
जो स्टूडेंट्स वो थे, आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको लगता मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था, ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है, जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते। वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती है जो कम्प्लीटली डैमेज है। पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा, अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है। एनडीएमसी का ट्रक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसका डेब्रिस है सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था। रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था। तो खाली करवा दिया था, तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे आया? फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के भीतर, एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई है सुप्रीम कोर्ट पर, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे। उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर मैं कह रहा हूँ ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा, और मैं पुलिस वालों को भी ये कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे। तो जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं सर। एक somebody planted it is planted it, not somebody, the BJP planted it। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, the BJP planted it। हम 1 महीने से सर प्रोटेस्ट करते, 1 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर्स को ऐसा कुछ करना होता, 1 महीने में क्यों नहीं हुआ? उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठियां, जो लोग गुंडे थे, जो पुलिस वाले भी नहीं थे, उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठियां दी गई थी, उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठियां किसने दी? पुलिस की लाठियां थी, वो जो ट्रांसपेरेंट लाठियां होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे। तो उनके पास लाठियां कैसे चली गई? हु गिव देम द अथॉरिटी टू बीट स्टूडेंट्स? आपके आंदोलन के समय भी, मतलब आप जो सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से बातें हो रही थी, तो क्या सपोर्ट था उनका, नहीं था? वो भीड़ में आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, उन्होंने भी आपका एक आंदोलन खड़ा करने में मदद की, नहीं की? सर मुझे लगता है इसका आंसर आपको सबसे बेस्ट अनुजा देगी, जो आपकी खुद की रिपोर्टर है, वो वहां पर 1 हफ्ता थी। पर वो कैसे पहचाने कि आम आदमी पार्टी का है कि नहीं? उन्होंने क्राउड देखी है ना, उन्होंने क्राउड देखी है, उन्होंने सवाल पूछे होंगे कहाँ से आए कहाँ से नहीं, इतना तो रिपोर्टर्स करते ही है। तो उस आंदोलन में मैं हर रोज एक चीज पूछता था, कितने लोग पहली बार प्रोटेस्ट में आए? 70-80% लोग हाथ उठाते थे। इसका मतलब 70-80% जो क्राउड है वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल थी, जिसका दे वर नॉट इवन इन्वॉल्व। पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। सो क्राउड जो था वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल था, एंड दोज वर स्टूडेंट्स जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ से आ रहे थे। और मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी जितना मोबिलाइजेशन 20 जुलाई को हो चुका था उतना कर पाती सर, तो पूरे देश में सरकार नहीं होती। तो ये जो एलिगेशन है, आप तो सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, किसी बात को लेकर मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए नॉर्मल पब्लिक जुड़ी हुई थी। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को छोड़कर। एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए। बीजेपी तो सरकार में है ना, वो तो आपके मांगों पर काम। एकनाथ शिंदे के जो एमएलए थे वो भी हमसे मिलने आए थे, वो तो आंदोलन के बाद मिलने पर आए थे। इसका मतलब सपोर्ट करते हैं मुद्दों के ऊपर सपोर्ट है। झारखंड के भीतर पेपर लीक हुआ है जेपीएससी का, पंजाब के भीतर पेपर लीक है, महाराष्ट्र में पेपर लीक है, कर्नाटक में पेपर लीक है। हर जगह जाके आप वही मांग रखेंगे कि हमारे मंत्रियों का इस्तीफा, वहां के मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए? सर जहां एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, जहां कहीं पर भी एग्जामिनेशन में कुछ गलत होता है, एजुकेशन सिस्टम में गलत होता है, वी विल गो देयर सर, बिकॉज द पीपल हैव होप्स फ्रॉम अस नाउ। क्योंकि पहले ही प्रोटेस्ट में हमने डिलीवर कर दिया तो अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल ट्राई टू फुलफिल इट एज मच एज पॉसिबल। नहीं, बट कोई तो 3 पॉइंट आपने बनाए होंगे कि इन मुद्दों पर अब मैं आगे अभी जो है एजुकेशन का, ये पैन इंडिया है, सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, किसी की भी सरकार हो, कहीं भी, किसी भी पार्टी की सरकार, किसी की भी सर, आम आदमी पार्टी हो, एजुकेशन इज वन इशू दैट अफेक्ट्स एवरी सिटीजन। हो गया एजुकेशन, यस। ठीक है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न। मतलब जंतर मंतर पर जो भीड़ थी आपने देखी होगी कि बस स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो
26-27 साल के ऊपर के थे, 35 के ब्रैकेट तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो अनएम्प्लॉयड लोग थे सर। और कहीं ना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही गया, लेकिन एक चीज है और एक मैंने नोटिस करी है थ्रू आउट दिस प्रोटेस्ट, लोगों का इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जुडिशरी हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, या फिर इलेक्शन कमीशन हो, लोगों को ऐसा लग रहा है हम वोट किसी को भी दे दे, क्या फर्क है, क्या पॉइंट है उसका। जब वोट किसी को भी दे रहे हैं, वो जाकर कल बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर रहा ही नहीं है। लोगों का ये बहुत बड़ा ग्रज है। अभिजीत दीप के नेता बन गए अभी? नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ अभी, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जिसको कंधे पर उठाया, मैं इसके खिलाफ हूँ सर, मैं इसके खिलाफ हूँ। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। और कल मैं इंस्टाग्राम, नेता बनने में बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, बात यह है कि लोग जो नेता मानते हैं